नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन सेशन। आज का लेक्चर आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देगा। लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है वोकल कॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट एक्सटेंड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द लैरिंग्स। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली वन पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इसका जो असर्शन दे रखा है उसमें बताया गया है कि वोकल कॉर्ड्स में 3 पेयर्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं ल्यूमेन के अंदर लैरिंग्स में। ये बात एकदम गलत है। जो वोकल कॉर्ड्स में म्यूकस मेम्ब्रेन जो एक्सटेंड करते हैं वो केवल 2 करते हैं। एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स और एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। अभी हमने आगे फिगर दे रखा है तो फिगर दिखाएंगे आपको। तो इसका असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। इसका आपका डी आंसर सही होगा। इसमें रीज़न में बता रहे हैं केवल एक वोकल कॉर्ड्स से ही साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। जो दूसरा वोकल कॉर्ड्स होता है उसे फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहते हैं और वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो रीज़न इसका सही है लेकिन असर्शन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। आइए वोकल कॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जो ह्यूमन का वोकल कॉर्ड्स होता है उसमें 2 पेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, ना कि 3। ये जो 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स और दूसरे को बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होता है उसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड्स। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होता है वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। ये वोकल कॉर्ड्स का फिगर दे रखा है। इसमें ये दिखाया गया है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से एयर इंटर करती है जब साउंड का प्रोडक्शन करना होता है। जब कोई आवाज़ निकालनी होती है तो यहाँ से एयर इंटर करेगी। इसके बाद ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं और ये है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, इसी से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है वो इस ट्रू वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। यहीं पर आपका स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक तरह से तिराहे का काम करता है जिसमें आपका ट्रेकिया एक पाथ होता है, दूसरा पाथ ओइसोफेगस होता है जो कि आहार नाल का पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, और तीसरा आप जानते हैं जहाँ से एयर इंटर करती है, एपिग्लॉटिस वाला पार्ट। तो ये था वोकल कॉर्ड्स का फिगर। दूसरे क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। और इसका रीज़न ये बता रहे हैं दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेक द वॉल नॉन कोलैप्सेबल। ये बिल्कुल सही बात है। जो ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई होती है वो इनकम्प्लीट रिंग्स के द्वारा सपोर्ट होती है और ये इनकम्प्लीट रिंग इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। तो इसका असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका ए ऑप्शन सही है। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई का डिवीजन कैसे होता है? ये आप देख सकते हैं ट्रेकिया, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई तक इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग इस पाथ को कोलैप्स होने से रोकती हैं। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। इधर से जब ये चलती हैं तो इन्हें ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के बाद जब ट्रेकिया का डिवीज़न होता है तो वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। इसके बाद जब
इसमें डिवीज़न होगा यानी ब्रांचेस निकलेंगी तो बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जब सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी डिवीज़न होगा यानी ब्रांचेस निकलेंगी तो वो होगी टर्शियरी ब्रोंकाई। और टर्शियरी ब्रोंकाई कहाँ ओपन होंगी? वो ओपन होगी एल्वियोलस में या एल्वियोलाई में। द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। और इसका रीज़न दे रखे हैं, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल टू अवॉइड एनी चेंज इन पल्मोनरी कैविटी। इसमें जो एसर्शन और रीज़न दे रखा है दोनों ही सही हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एसर्शन में दिया है जो थोरेसिक चैम्बर होता है उसमें लंग्स सिचुएटेड होता है, एकदम सही बात है। और ऐसा अरेंजमेंट इसलिए होता है कि पल्मोनरी कैविटी में कोई चेंज ना हो, ये दोनों ही सही हैं। और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। सर थोरेसिक चैम्बर किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है? स्क्रीन पर थोरेसिक चैम्बर का फिगर आप देख रहे हैं। इसमें जो आपका वेंट्रल साइड होता है वो स्टर्नम का बना होता है, और जो डोर्सल साइड होती हैं वो उसमें वर्टिब्री होती हैं। साइड में आपकी रिब्स होती हैं। जो थोरेसिक चैम्बर होता है जिसे थोरेसिक केज या चेस्ट चैम्बर भी कहते हैं, वो इन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। जैसे हमने बताया था रिब्स होती हैं 12 जोड़ी, जो चैम्बर की साइड्स होती हैं वो बनाती हैं ये रिब्स। उसके बाद स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहते हैं क्योंकि ये सामने की जो बोन होती है वो बनाती है, ये फ्रंट बनाता है स्टर्नम। इसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री 12 वर्टिब्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं फॉर्म द बैक। जो चेस्ट चैम्बर होता है उसमें 12 वर्टिब्री पार्टिसिपेट करती हैं और वो बैक में जुड़ी होती हैं रिब्स से। उसके बाद कोस्टल कार्टिलेज, आगे कोस्टल कार्टिलेज होता है जो रिब्स को स्टर्नम से जोड़ता है। ये इस चेस्ट चैम्बर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और डायाफ्राम आप जानते हैं मस्कुलर फ्लोर होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है। तो ये स्ट्रक्चर था थोरेसिक चैम्बर या चेस्ट चैम्बर का। अब एक नज़र में इसका फंक्शन भी देख लेते हैं कि थोरेसिक चैम्बर का फंक्शन क्या होता है। जो थोरेसिक चैम्बर होता है उसमें 2 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है हार्ट और दूसरा लंग्स। तो ये इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा डायाफ्राम और इंटरकोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से ये ब्रीदिंग के समय जो लंग्स होती हैं उनको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। यानी कि जब इंस्पिरेशन होता है तो लंग्स फूलते हैं, और जब एक्सपिरेशन होता है तो लंग्स का वॉल्यूम कम होता है। तो इन दोनों ही सूरतों में ये थोरेसिक चैम्बर एक की रोल अदा करता है। द एब्डोमिनल मसल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन जनरेटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। रीज़न दे रखे हैं इसका, एब्डोमिनल मसल्स प्ले रोल इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में रोल तो अदा करते हैं, लेकिन ये प्राइमरली इन्वॉल्व इन जनरेटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो एसर्शन है वो गलत है और इसका रीज़न ट्रू है। यानी एसर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, एसर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो प्राइमरी रोल है वो इन मसल्स का होता है, जैसे डायाफ्राम का प्राइमरी रोल होता है ब्रीदिंग में। उसके बाद डायाफ्राम के बाद इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इन 3 का योगदान होता है। और प्राइमरी योगदान होता है किसमें? ब्रीदिंग में और प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। एसर्शन दे रखा है, इफ़ 2 men एक्सपायर द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन दे हैव द सेम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसका रीज़न ये बता रहे हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहली बात तो जो रीज़न दे रखा है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एडिशन होता है, ये गलत है।
जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका रीजन तो गलत है और एसर्शन इसका ट्रू है। ये कह रहे हैं कि अगर दो पर्सन हैं और वो सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर करते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, तो उनकी जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी वो सेम होगी। ये एकदम सही बात है। तो इसका एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब देख लेते हैं, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका सी ऑप्शन सही होगा। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पायरेटरी कैपेसिटी के फॉर्मूला रिवाइज करा दीजिए। ये पल्मोनरी कैपेसिटी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में फार्मूला दे रखे हैं। हम ये रिवाइज करा चुके हैं लेकिन एक बार और रिवाइज करा देते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एडिशन होता है। उसके बाद हमने कहा था कि इन दोनों को आप एक साथ याद करिएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम के जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी सब वॉल्यूम्स का योग होता है, सब वॉल्यूम का एडिशन होता है। टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। एसर्शन दे रखा है एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका रीज़न दे रहे हैं ऑल फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। इसमें जो एसर्शन और रीज़न है दोनों ही सही है, लेकिन जो रीज़न है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका बी आंसर सही होगा। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस को सपोर्ट करते हैं? अब देख लेते हैं फैक्टर्स इन आवर बॉडी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्रमोट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। जैसे आप जानते हैं कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 यानी 104 mm ऑफ Hg, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg यानी 40 mm ऑफ Hg। और जो ऑक्सीजन होती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वो मूव करती है, तो एल्वियोलाई से टिश्यूज़ की तरफ वो मूव करेगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, टिश्यूज़ में इसका पार्शियल प्रेशर होता है 45 mm ऑफ Hg, और जबकि एल्वियोलाई में इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 40 mm ऑफ Hg। तो ये भी टिश्यूज़ से निकल के एल्वियोलाई की तरफ मूव करेगी। इस तरह से गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है थिन रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। जो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, लगभग 0.5 माइक्रोन्स, और जिस वजह से रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगला फैक्टर जो काम करता है वो होता है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का लार्ज सरफेस एरिया, कैन यू इमेजिन लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। 300 मिलियन एल्वियोलाई लंग्स में होती हैं, ऑफरिंग ए वास्ट सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन। लगभग कितना 70 मीटर स्क्वायर एरिया ये प्रोवाइड कराती हैं गैसेस ऑफ एक्सचेंज के लिए। चौथा पॉइंट है मॉइस्ट एल्वियोलर सरफेस। जो एल्वियोलाई होती है वो फ्लूइड से लाइंड होती है, जिस वजह से जो गैसेस होती हैं वो डिसॉल्व और डिफ्यूज होने में उनको आसानी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है
वो है गुड ब्लड सप्लाई। रिच कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड एल्वियोलाई मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय कॉन्स्टेंटली रिमूविंग O2 एंड ब्रिंगिंग CO2। एल्वियोलाई में जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है वो बहुत डेंस होता है, जिस वजह से आसानी से CO2 और O2 का एक्सचेंज हो जाता है। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। ये एकदम सही बात है और इसका रीज़न दे रखा है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये बात भी एकदम सही है। तो इसका एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताया गया था। ये कर्व है, इसमें एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, mm ऑफ Hg इसकी यूनिट होती है, और वाई एक्सिस पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 दे रखा है। इसमें जो इसका कर्व है वो सिग्मोइड कर्व इसे कहते हैं या एस शेप्ड कर्व कहते हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो ये शिफ्ट टू लेफ़्ट हो जाता है, यानी बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन सेचुरेट होती है ऑक्सीजन से। या अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होती है तब भी ये शिफ्ट होता है लेफ़्ट की तरफ। या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या कहना चाहिए जब pH लेवल ज़्यादा होता है तब भी ये शिफ्ट होती है लेफ़्ट की तरफ। और ये राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम तो ये शिफ्ट हुई राइट की तरफ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर ज़्यादा है तब भी ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है pH यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब है pH कम, तो ये शिफ्ट होगा राइट की तरफ। तो ये था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो क्वेश्चन में बताया गया था। A rise in PCO2 H plus ion and temperatures shift the HbO2 dissociation curve to right। और इसका रीज़न दे रखे हैं A rise in PCO2 और falls in pH decreases oxygen affinity for hemoglobin। इसका जो एसर्शन और रीज़न है दोनों सही हैं, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में एसर्शन में दे रखा है अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एकदम सही बात है। रीज़न में ये बता रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने बढ़ा दिया है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, इसलिए लिखा है फॉल इन pH डिक्रीजेज ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की जो जुड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ये बात भी एकदम सही है। अभी कौन कौन से रीजन हैं जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करते हैं या जो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर हमने आगे की स्लाइड में दे रखे हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में शिफ्ट टू राइट एंड शिफ्ट टू लेफ्ट कहाँ पर होता है? ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का फिगर है। इसमें एक्स एक्सिस पर इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को दिखाया गया है। ये जो डार्क लाइन से दिखाया गया है रेड कलर की लाइन से, ये इसका नॉर्मल कर्व है। और अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा देते हैं या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो ये शिफ्ट होता है राइट की तरफ। और ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें टिश्यूज़ में। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को कम कर देते हैं और
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, यानी पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं, तो ये शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ। और जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन हमें एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई में देखने को मिलती है। ये उन फैक्टर्स की बात हम करने वाले हैं जिससे जो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट शिफ्ट होता है। टिश्यूज़ में ये होता है। और क्यों राइट शिफ्ट होता है? जब लो PO2 होती है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तब ये राइट शिफ्ट होता है। दूसरा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है तब भी ये राइट शिफ्ट होता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है लो पीएच, या लो पीएच को हम हाई H+ कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो जब ये ऐसा कंडीशन होती है तब भी ये राइट शिफ्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हायर होता है तब भी ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है। टिश्यूज़ में टेम्परेचर हायर होता है और एल्वियोलाई में टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू टिश्यूज़ कम होता है। अब ये शिफ्ट टू लेफ़्ट की तरफ जो सिचुएशन बनती है उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे पार्टिसिपेट करते हैं? फैक्टर तो वही रहते हैं, बस उनकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। जैसे हाई PO2, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अधिक होता है तब ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। लो PCO2, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तब भी ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। हाई pH और एल्केलाइन या लो H+ कंसंट्रेशन। हाई pH का मतलब हो गया जो H+ की कंसंट्रेशन है वो कम है, तब भी ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कम रहेगा तब भी ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और ये सिचुएशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये लंग्स के एल्वियोलाई में देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।